प्यारे साथियों, जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हम आपकी टेट की क्लास शुरू करने वाले हैं मैथ का। और टेट में मैथ 30 प्रश्न आता है और 30 में 30 नंबर यदि पाना है तो आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ से जो मैथ के प्रश्न आते हैं बेहद आसान होते हैं, बच्चे डर जाते हैं। 30 प्रश्नों में 10 प्रश्न करते करते थक जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा बताए जा रहे सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। पक्का है कि 25 प्लस नंबर आप पा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इस पहली क्लास में। आपके टेट के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम आपको मैथ के सभी प्रश्न हल करवाने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला प्रश्न आप देखते हैं क्या है। आज का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है, श्री गणेश होता है, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के आधार पर ही आगे सारे वीडियो टेट के यानी टेट मैथ के बनाए जाएंगे। और 150 प्रश्नों को पूरा डेली कुछ ही समय बाद आपको हल करवाया जाएगा। देखना है कि आप इस वीडियो को कितना देखते हैं और अपने मित्रों को कहां तक सेंड करते हैं, उसके बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल हम सभी लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल क्या कहता है, इसको देखिए। आज का पहला सवाल है भैया, पहला प्रश्न कह रहा कि 3759, 9593, 9593 के गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। दहाई और दहाई, देखो क्या रहा गुणनफल में, यानी जब इनका हम गुणनफल करेंगे और गुणनफल में दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल क्या होगा। देखो भाई, पहले तो इकाई अंक पूछता था कि इनके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, लेकिन अब क्या पूछा जाता है या अब क्या पूछा गया है कि दहाई अंक ज्ञात करो और इकाई अंक ज्ञात करो। उनका क्या निकालो, उनका आपको योगफल निकालना है। तो इसके गुणनफल में, वैसे तो इसका इकाई अंक तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं इसको आपको बता रहा हूं 3 7 5 9। आ जाइए 9 5 7 3, इनका आपको पहले गुणा करना है 2 अंकों तक। 3 9 27 के साथ हासिल आए 2 और 3 5 15 और 15 2 17 के साथ हासिल 1। इसको रहने दीजिए, इसके आगे गुणा करने की जरूरत ना है। फिर 7 9 63 के 3 और इसके बाद फिर से आपको गुणा करने की जरूरत ना है। अब देखो यहाँ आया 7 और यहाँ 7 3 10 के शून्य हासिल 1। बात समझ गए ना। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब 5 का गुणा करूंगा तो यहाँ तीसरे स्थान पर रखूंगा, और तीसरे स्थान पर रखना मतलब सैकड़े के स्थान पर जोड़ आएगा। तो हमें इकाई और दहाई के अंकों का योग ही तो बताना है। दहाई और इकाई के अंकों का योग बताना है, तो 7 शून्य बराबर क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 7 ही आने वाला है। हमें पूरा गुणा करने की जरूरत ना है, पूरा गुणा करने की जरूरत ना है। अच्छा, पहले आपके परीक्षा में सवाल क्या पूछा था कि गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो भैया गुणनफल में इकाई का अंक कैसे होता था, 9 त्रिक 27 और 27 में 7 हम टिक लगा लेते थे। वैसे अगर कोई बच्चा दिमाग ना लगा पाए कि इसमें सवाल हमें क्या लगाना था, वो 9 त्रिक 27 करके भी 7 इकाई अंक में ला सकता है। घबराने की जरूरत बिल्कुल ना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यदि x बराबर 4/7, y बराबर -11/15 हो तो x प्लस y के व्युत्क्रम का व्युत्क्रम है। देखो, प्रश्न हल करने से पहले बहुत अच्छे से प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके प्रश्न का उत्तर देना है, ताकि गलत ना होने पाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है x मतलब 4/7, और क्या कह रहा है y बराबर इतना। तो x प्लस y के व्युत्क्रम, तो पहले x प्लस y को करो, आप प्लस करोगे तो ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 11/15, और इन सब का पहले आप हल करोगे, सरल करोगे। 15 और 7 का एलसीएम लोगे तो 15 7 कितना होता है भैया, 105। तो 7 है। या फिर आप एक काम कर लो कि 7 × 15 ही लिख लो, कम समय में। 7 से इसमें भाग दोगे तो कट जाएगा 15, 15 चौका 60 हो जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा, 11 सते 77 हो जाएगा। अब 77 माइनस 60 बराबर आ जाएगा 17, और माइनस में 17 बटे में 15 सत्ते 105,
और क्या पूछा, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम माने उल्टा पूछा गया है, तो 105/17 और वो भी किस में, माइनस में, और सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको टिक कर। संख्या 3 आपका जो है कुछ इस प्रकार से है, और इसे कैसे हल करते हैं, तो इसे हम सेकंडों में हल कर सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 32 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। अब 1 से 32 तक की संख्याओं का अगर वर्ग याद है तो ये सवाल तेजी से लग जाएगा। तो देखिए आपके सामने एक सवाल दिया गया है और कह रहा कि अंडर रूट में 242 प्लस उसके अंदर अंडर रूट 52 प्लस 144 और इसका मान। तो आप देखिए 144 और 52 इन दोनों को जोड़ने से क्या आएगा भैया, 4 2 6 और 5 4 9 और 1 यानी 196। और 196 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 14। क्या होगा भैया, 14 में 196। मैंने कहा ना 1 से 32 तक की 1 से 32 तक की संख्याओं का जब वर्ग याद रहेगा, इसका मान क्या भैया, 14। और 14 यहां जरा जोड़ दो, 14 जोड़ दो, 4 2 6 और 4 1 5 और यहाँ क्या है 2 और 2 यानी 256। और 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16। 16 यहाँ में 256, यानी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 216। बात समझ गए ना। अब भाई ये देखो कैसे तेजी से लगा, जब आपको याद रहेगा तो तेजी से लगेगा, वरना लगने वाला ही नहीं है। देखो भैया पढ़ने के लिए आपको पहले से कुछ ना कुछ चीजें तो तैयार रखनी पड़ेंगी, पूर्व ज्ञान आपका काम करेगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 4 में देखते हैं। कह रहा 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो देखो इसका ट्रिक बहुत जबरदस्त है, कुछ करना नहीं आपको, ऐसे लिखना 10 वस्तु का सीपी 10 गुणे सीपी लिखना है और बराबर 9 वस्तु का एसपी लिखना है, क्योंकि 10 सीपी बराबर 9 एसपी। क्या भैया 9 एसपी, तो एसपी को उठा के बटे में लाओ, एसपी बटे में और 10 जाएगा बटे में। देखो खरीदा 9 में, बेचा कितने में, 10 में, तो फायदा हुआ किसका, 1 का फायदा हुआ, और बटे में क्रय मूल्य और गुणे में 100। ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, लाभ प्रतिशत मिलेगा। क्यों, क्योंकि सूत्र आपको पता होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्या होता भैया, क्रय मूल्य और गुणे में 100 यह होता है। ये आपको याद होना चाहिए, यह होना चाहिए, तब आप सवाल लगा पाओगे। अब इसको मैंने लिखा नहीं और आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया, 100 एकन 100 यानी 100 बटे में 9, और जब 100 बटे 9 करते हैं तो 9 एकन 9 यानी 11 सही 1 बटे 9 सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। 5 प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कहता है, कहता है 3000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो इसे हम चेक करते हैं, और इसे चेक करते देखो यहाँ क्या कहता है, साधारण ब्याज कहता है। क्या कहता है, साधारण ब्याज कहता है, और साधारण ब्याज पर पूछा गया है। तो साधारण ब्याज पर जब पूछा जाए तो बेहद आसान होता है। देखो यहाँ पर होते तो बहुत ट्रिक होते हैं, लेकिन आपको जब परीक्षा में सवाल लगाना है और समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है जहां पर बेहद आसान होता है। देखिए साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से मिलता है, और धनराशि पर समान रूप से मिलता है साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष। तो ऐसे में 11% वार्षिक है, कै साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए 11% वार्षिक है, तो 2 साल में 22% बनेगा। क्यों प्रशांत, 2 साल में 22%। और पूछा क्या है, ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी मिश्र धन पूछा है। क्या पूछा है, मिश्र धन। तो हम सीधा सा काम करते हैं भैया, 3000 का 22 प्लस 100, क्योंकि मूलधन 100% होता है, और जब 100% पहले से आपको चाहिए, अब 22% चाहिए, तो कितना चाहिए, 122%। तो 122% का हम मान ज्ञात कर लेते हैं, और वो हो जाएगा क्या आपका, वो हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगा ना प्रसाद। तो चलिए 2 0 से 2 0 काट देते हैं, 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6। देखो किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है, यानी ये सवाल का उत्तर हो जाना चाहिए।
क्या करना है, समय तो बचाना है। 3 देखो 3 दूनी 6, यहाँ है, कहाँ है, यही है। अब इसके आगे गुणा करने की क्या जरूरत है, समय बचाना है आपको, तुरंत सवाल का उत्तर। और बाकी उसके बाद चेक करेंगे हम घर जाकर चेक करेंगे। चेक क्या करना, 100% सही है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो आओ देख ही लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6 के 6 है ना, 3 दूनी 6 के 6, 3 एकम 3 के 3, और ये वाला 0 पहले से गुणा हो जाएगा, तो 3660 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। इस प्रकार से आप अपने इस चैनल को लाइक जरूर कर ले, और आपको 30 नंबर पाना है यदि टेट में, तो पक्का है पूरा वीडियो लास्ट तक देखना होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 6 अंकों वाली एक संख्या 6 अंकों वाली है ना, ये है आपके पास, और कह रहा संख्या 11 से विभाज्य है, तब 2y + 3 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा भैया, 2y + 3 का मान क्या होने वाला है। तो देखो अब ये संख्या 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाजिता का आपको नियम याद रखना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या बताया है भैया, 2 से 11 तक की संख्याओं का विभाज्यता का नियम याद रखोगे तो भैया 88 तक, अरे कई बहुत दूर तक की संख्याओं का विभाज्यता आपको मैं याद करा दूंगा। जैसे 88 के विभाज्यता का नियम यदि आपको याद रखना है तो भैया 11 8 88, जो संख्या 11 से कटे वो संख्या 8 से कटे, वही संख्या 88 से विभाजित होगी। इस प्रकार से सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे थोड़ा कठिन 11 का विभाज्यता होता है। वैसे मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ 11 का विभाज्यता कैसे। देखो यही समझोगे तो समझ पाओगे भैया। 11 के विभाज्यता क्या कहता है, एकांतर क्रम में मतलब पीछे से, एकांतर क्रम में पीछे से। देखो पीछे से एकांतर क्रम में क्या बन रहा है, यहाँ कुछ और बना नहीं। चलो फिर से देखो, एकांतर क्रम में संख्या, एकांतर क्रम में अंक, और एकांतर क्रम में अंक का योग का अंतर याद रखना। एकांतर क्रम में संख्या के अंकों के योग का अंतर याद रखो, मैं लिख दे रहा हूं, चलो नहीं तो फिर गड़बड़ा जाता भैया। 11 के विभाजिता का नियम, 11 के विभाजिता का हम नियम लिखते हैं। बात समझ गए ना, इसलिए मैं लिख रहा हूं भैया, पूरा नंबर पाना है। थोड़ा सा आज समय लगेगा लेकिन परीक्षा में समय नहीं लगेगा, है कि नहीं। हम तैयारी तो समय देकर ही तो करते हैं। 11 के विभाजिता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंक है ना, किसी भी संख्या के अंकों को है ना, एकांतर क्रम में लिख लीजिए। इतना बड़ा हो जा रहा है भाई प्रशांत। हाँ एक मिनट 11 की विभाज्यता तो मिट जा रहा है यार। 11 की विभाज्यता का नियम, चलिए का नियम दे ले रहे हैं, और किसी भी संख्या है ना, किसी भी संख्या ले ले रहे हैं, किसी भी संख्या के समस्थान। देखो समस्थान में ले, वही बात नहीं, समस्थान ले रहे, वैसे इस शॉर्टकट में याद रखो, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर, ये याद रखो, है कि नहीं। किसी भी संख्या के एकांतर, ऐसे याद रखो, बिल्कुल आसान होगा। एकांतर क्रम में है ना, एकांतर क्रम में अंकों के योग का अंतर यदि क्या हो भैया, 0 हो या 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। अब देखो यहाँ देखो, एकांतर क्रम में योग करो तो 7 5, देखो 7 0 + 5 7 5 12। जब दिमाग में भैया कुछ रहेगा तभी आप जल्दी लगा पाओगे, वरना कुछ नहीं लगेगा, है ना। देखो 7 0 5 मतलब 7 5 12। अब यहाँ जोड़ो 7 7 14, 7 7 14 प्लस में क्या आ गया, y आ गया। और इनका अंतर करें तो क्या करें, अब ध्यान देना, अभी अंतर करोगे तो क्या आएगा 12। चाहे इसको आगे रखो चाहे पीछे रखो, मर्जी आपकी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं। क्या भैया 12 माइनस में 14 माइनस में क्या आ गया, y। अब यहाँ देखो सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ सरल करोगे तो आ जाएगा माइनस में 2 और माइनस में क्या आ गया, y। अब y के स्थान पर क्या रख दें कि ये 11 बन जाए, क्या बन जाए 11 भाई, इसमें 0 तो नहीं जा रहा है,
तो y के स्थान पर हम रखेंगे 9, यानी अगर हम 9 रख देंगे माइनस और -2 तो क्या हो जाएगा -11। अब ये 11 का गुणज बन गया, तो यह संख्या 11 से विभाजित, यानी y के स्थान पर हमें क्या रखना होगा 9। देखो अगर नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या आ गया 9y के स्थान पर, और यहाँ 9 दूनी 18 और 18 3 कितना हो जाएगा 21, और ऑप्शन आपका क्या कर जाएगा मैच कर जाएगा। क्या कर जाएगा भैया मैच कर जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा 21। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, देखिए कह रहा 4 आदमी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस सवाल का ट्रिक जबरदस्त मैं आपको बता दूं, कभी भूलेगा नहीं। अभी हाल ही में पुलिस का पेपर हुआ, हर एक सेट में एक एक सवाल भर भर के रखा था, और याद कर लो टेट का पेपर है, हर एक सेट में एक एक सवाल भर के रखेगा। चलो आओ इसका ट्रिक देखते हैं। तो इसका ट्रिक होगा M1 D1 H1 बटे में W1। अभी मैं समझा रहा हूं आपको, घबराना एकदम मत, नो टेंशन, मैथ में कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए हम देखते हैं इसमें आगे क्या है, M2 D2 और क्या भैया H2 बटे में W2। वैसे मैं यहाँ बहुत फालतू चीज लिख दिया, फालतू चीज लिख दिया इसलिए क्योंकि बहुत कभी बहुत बड़ा सवाल देता है, फालतू चीजें दे देता, तो वो सारी चीजें लिख दिया। देखो M फॉर मैन हो जाता है, यहाँ क्या भैया M फॉर मैन हो जाएगा, यानी देखो क्या लिखा 4 आदमी। कितने आदमी थे 4 आदमी थे। कितने आदमी थे भैया 4 आदमी थे। तो M फॉर क्या होगा मैन, और D फॉर डे। अब मैं एकदम जबरदस्त समझा रहा हूं, एक बार दिमाग में घुसा लो, कभी सवाल गलत ना होने पाएगा। H फॉर हावर, क्या होगा भैया H फॉर आवर, है ना, और W फॉर क्या हो जाएगा वर्क। अब ये देखो अंग्रेजी में लिख दिया भैया, अगर नहीं समझ में आता हिंदी में समझ लो। M फॉर मैन, मैन मीन्स आदमी। एक काम, देखो काम क्या भैया काम, वर्क, वर्क माने काम, कितने दिनों में 20 दिनों में। तो कितने दिनों में 20 दिनों में। सब कुछ यही प्रश्न का ऑपरेशन कर दो, सब कुछ यही प्रश्न का ऑपरेशन कर दो, और जब एक बार ऑपरेशन करना सीख गए तो 5 सेकंड में सवाल लगेगा। कुछ करना नहीं, अभी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, 5 सेकंड में आप सवाल लगा लोगे, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ दिया नहीं है कि प्रतिदिन 4 घंटा 8 घंटा, तो इसकी जरूरत इस सवाल में नहीं है, इस सवाल में इसकी जरूरत नहीं है। और काम दिया है तो काम, अगर यहाँ एक काम है और उसी काम है तो फिर काम की भी जरूरत ना है, हमको काम की भी जरूरत ना है। तो फिर अब सूत्र क्या बन गया, M1 D1 बराबर M2 और क्या बन गया D2। बस इतना जरूरत है। अगर इतना याद है तो सवाल 5 सेकंड में बिना कुछ किए लगा सकते हो। चलो इसको रहने दो, अभी आप देखो इसी सवाल को जब हमें लगाना हो तो 4 आदमी 20 दिन में और 10 आदमी कितने दिन में, बस हो गया। जब याद रहेगा तो तुरंत हो जाएगा। और 10 गुणा है, यहां आ जाएगा भाग। अगर आप समय बचाना है तो 0 से 0 दोनों और काट दो, क्योंकि गुणा और भाग से पद अलग नहीं होता है। तो यहाँ पूरा गुणा है, यहाँ भी गुणा है, इधर एक पद इधर भी एक पद, पद अलग हुआ ही नहीं। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ कुछ रह गया, तो रह गया कितने दिन रह गया। और 4 दूनी 8 दिन सवाल का क्या कर लोगे, उत्तर कर लोगे। अच्छा मान लो यही सवाल जब हमें जानकारी हो जाए तब सवाल लगाना हो तो कितना समय लगेगा, 5 सेकंड, ज्यादा नहीं। 4 गुणे 20, क्या लिखना भैया 4 गुणे 20, 4 आदमी 20 दिन में, तो 10 आदमी कितने दिन में। 10 उठाओ बटे में लाओ, 0 से 0 काटो, 4 दुनिया 8, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। जब भाई अभ्यास हो जाएगा, कोई चीज अभ्यास से ही तो होता है, कोनो पेट से थोड़ी ना सीख के आता है भाई। यहाँ अभ्यास करने से ही आप 30 नंबर पा पाओगे। ऐसा नहीं है कि पहले दिन पढ़ लिए एक दिन में जाके 30 नंबर पा जाओगे। अभ्यास से ही सब कुछ होता है। इसलिए जब आप एक बार अच्छे से अभ्यास कर लोगे, अरे बड़ा सवाल आ जाए, एच भी दे दे, डब्लू भी दे दे कि एक व्यक्ति 2/3 काम करता है, दूसरा शेष काम करता है, तब वो लगा ले जाओगे। बात समझ गए ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, अगर सवाल आपको ना समझ में आए भैया कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक कर लो। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करो कि भैया गुरुजी इस वाले सवाल को हमको फिर से समझाइए, या इस टाइप का और भी सवाल समझाइए, तो हम जरूर समझाएंगे आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिए क्या कहता है, समझिए। कह रहा यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है
तो वह 210 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। दूरी है क्या नहीं, दूरी जैसे आपसे घर से विद्यालय की दूरी, घर से कोचिंग की दूरी, घर से ऑफिस की दूरी होता है, वही दूरी पूछ रहा कितना दूरी तय करेगी। तो यह ध्यान दो, यहाँ सूत्र से नहीं लगने वाला है, यहाँ आपका दिमाग लगने वाला है। दिमाग लगने वाला है, क्या लगने वाला है भैया, देखो मीता 1 घंटा, भैया 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है पता है, 60 मिनट होता है। बहुत सही, 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में कितना किलोमीटर, 16 किलोमीटर। हम चलो करते 1 मिनट, हम कहें भैया 1 मिनट में बताओ कितना किलोमीटर जाओगे, तो 1 मिनट में 16/60 किलोमीटर जाओगे कि नहीं जाओगे। अच्छा बताओ, अगर यहाँ हम कोनो चीज से गुणा करेंगे तो ओहरो गुणा करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ता है भैया, बराबर खाना पड़ता है, बराबर हिसाब किताब रखना पड़ता है कि नहीं, एकदम बराबर रखना पड़ता, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। तो कई मिनट, 210 मिनट। यहाँ 210 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 210 मिनट। तो यहाँ 210 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों है क्या नहीं, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कर लेना। अगर नहीं होता तो फिर बताना, हम कर देंगे आके, घर आपके कर देंगे आके, है ना। देखा 0 से 0 खत्म होगा। अभी देखो 2 3 6 और 2 8 16 और 3 7 21 और 7 8 बताओ भाई, अरे 7 8 बताओ, 7 8 56, 7 8 56 किलोमीटर, यानी मीता 56 किलोमीटर जाएगी। कितना मिनट में, 210 मिनट में। बात समझ में आ गया। यहाँ ट्रिक से नहीं लगने वाला है, सूत्र से नहीं लगने वाला, केवल आपका दिमाग काम करेगा, है कि नहीं। बात समझ में आया। तब भैया कितना आ गया, 56 किलोमीटर। आप टिक लगाओ, गोला करो। अच्छा देखो, कभी कभी हमारा सवाल बहुत आसान होता है, जैसे सवाल मान लो आसान है और आप लगा भी लिए 56 किलोमीटर, 56 के बजाय आपको 65 टिक कर दिए, गोला कर दिए जल्दी से जाके पेपरवा में, तब वो गलत। और घरे आके अरे बाप रे बाप, हमारा आता हुआ 16वां गलत हो गया। तो धैर्य रखना है, धैर्य रखना है एकदम। पेपर में धैर्य बहुत जरूरी है भैया, है कि नहीं। सवाल आते हुआ भी गलत हो जाता है और वहीं हमारा सिलेक्शन रुकता है कि नहीं। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। देखो भैया, टेट का पेपर है और टेट का पेपर बहुत अच्छा और बहुत आसान आता है। गणित इसमें बहुत कठिन नहीं आता, घबराने की जरूरत नहीं होती है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका अगला क्या कहता है, कह रहा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए। बहुत बार सवाल आया है, एकदम जान लो, प्रैक्टिस सेट उठा लो, देख लो, बहुत बार इस प्रकार का सवाल पूछा गया है, एकदम जान लो, हूबहू सवाल ऐसा पूछा गया है। 25% का 25% का 25%, 1000 का 1% का 1% का 1%, ऐसे कई बार पूछा गया है। तो रट लो, तैयार कर लो इस टाइप का सवाल। बस इतना ध्यान दो, गणित में सेम सवाल नहीं आता है, लेकिन सेम मॉडल जरूर होता है गणित में, क्योंकि गणित कुछ बदल ही नहीं सकते हम। क्या बदल सकते हैं, केवल मॉडल, उसका मॉडल का मतलब अंक बदल सकते हैं। देखिए सवाल जैसे क्या है, कह रहा यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या है। तो देखो एकदम, अब यहाँ भैया हम 100 नहीं मान सकते, हम कोनो संख्या मानेंगे। कोनो संख्या, कल्लू, राम, श्याम, यक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, कुछ मान लो। आप क्या मान लो संख्या यक्स। क्या मान लिया भैया, संख्या मान लिया एक्स, यक्स मान लिया संख्या। अब संख्या देखो, किसी संख्या, एकदम सवाल पढ़ो, सवाल का उत्तर है, कुछ अलग से मत पढ़ना, फालतू फर्जी मत पढ़ना, फर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि किसी संख्या यानी यक्स के मतलब गुणा, 75 और प्रतिशत माने होता है 1/100। 75 माने क्या होता है, बटा में 100, 75 माने बटा 100 में, यानी यही में क्या जोड़ दिया जाए, 75 जोड़ दिया। ले जोड़ दिए, 75 जोड़े कि ना जोड़े, 75 जोड़ दिए। तो जोड़कर वही संख्या यानी वही संख्या मतलब किसी संख्या, वही संख्या प्राप्त हो जाए, यानी क्या प्राप्त हो जाए, यक्स प्राप्त हो जाए, वह संख्या प्राप्त। का कोनो दिक्कत ना, एकदम कोनो दिक्कत ही ना है। बात समझा, 75 जोड़ दे तो वह संख्या फिर से यक्स मिल जाए। समझ में कि ना है, तो बिल्कुल कुछ करे के ना। अब चला थोड़ा छोटा कर लिया जाए, क्योंकि गणित भैया छोटा करता है, काट पीट के एक करता है, जानते ही हो। तो चलो फिर से करते हैं काट पीट के। 25 3 75 और 25 चौका 100। तो देखो 3 यक्स बटे 4 इधर है और इसको हटाओ, यहां जाएगा -3 यक्स बटे में 4।
और यहाँ बच गया क्या भैया 75। चलो 4 एक, अब इतना थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम है कि नहीं, पक्षांतर, ये सारी चीजें शुरू से सिखाई गई हैं। अब मास्टर बनने जा रहे हो भैया, ये सब हमको सिखाना पड़े तब तो मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं। शिक्षक भर्ती यानी प्राइमरी परीक्षा पास करने जा रहे हो आप मास्टर का, तो इसलिए इन सबको पक्षांतर करें तो माइनस होगा, प्लस है कोई चीज तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। अब प्लस होगा तो यहाँ हमें जब भी एलसीएम लेना होता है तो बटा में होता है, तो एलसीएम 4 बनता है। हम तो सीधे करते हैं 4 एकन 4 माइनस 3 यानी 1 मतलब x बटे में 4, और 4 बटे में है 4 गुणे में करो, और 75 चौका कितना होगा, 75 चौका कितना होगा भैया बता दो, 300 होगा, क्योंकि 75 दूना 150 और 1.5 दूना 300, यानी वो संख्या कितनी है 300। अब वहां हमारे पास इतना समय तो है नहीं चेक करने का कि चलो हम चेक कर दें, लेकिन वैसा हम चेक कर दे रहे। देखो 300 संख्या है कि नहीं है, 300 का 75% निकालो, 75% निकालो तो 0 से 0 खत्म होगा, और 75 तियां कितना हो जाता है भैया 225, 7 तरीके का 225 कितना हो जाएगा 75 तियां 225, और इसी में 75 जोड़ो, और जब 75 जोड़ोगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हो। यहाँ क्या मतलब इतना दूर रखने की, है कि नहीं, ऐसे बगलिए जोड़ सकते। 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 300 आया कि नहीं आया। ये उत्तर की जांच करना था भैया, ये सब कुछ नहीं, फर्जी काम हम वहां नहीं करेंगे। जब हमको आ रहा तो फर्जी काम काहे के करें, हम घरे काम कर लेंगे, फर्जी है कि नहीं, सारा काम फर्जी घरे गोड़ फैला के आके करेंगे, बाकी चेक करेंगे, जो होगा तो देखा ही जाएगा। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन संख्या 10 की ओर चलते हैं। देखिए हर एक सवाल अच्छे से अगर आप आज समझ कर जाएंगे तो कल आपका बेटर होगा, मैं इतना जानता हूं जरूर। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल कुछ नहीं होने वाला है, पेपर के दिन कुछ नहीं होने वाला, पेपर से 2 दिन पहले कुछ नहीं होने वाला है। आज ही से पढ़ना चालू कर देंगे तो आज ही से बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें कह रहा तथा इनका एलसीएम मतलब भैया लासा, एलसीएम माने लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम माने क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक होता है। ये बातें समझ गए कि नहीं समझ गए। कह रहा है इसका लासा यानी एलसीएम 630 है, तब इन संख्याओं के एलसीएम और क्या है एचसीएम नहीं होता भैया, एचसीएफ होता है। क्या होता है एचसीएफ होता है, जीसीडी होता है। चलो भाई मिस्टेक लिख दिया, कोनो बात नहीं, जाने दो। एचसीएफ अब क्या सोचकर लिखा है, हो सकता है भाई, लेकिन यहाँ एचसीएफ ही होता है या जीसीडी होता है, कोई बात नहीं। कह रहा है इसका योग बता दो। अब ध्यान दो, ये क्या दिया है एलसीएम दिया है ना, यहाँ क्या है संख्याएं है कि नहीं है, संख्याएं 3:7 के अनुपात में संख्याएं कि नहीं। तो जब संख्या बाहर करते हो तो 3x और क्या मिलता है 7x। अनुपात से कोई चीज बाहर करते समय उनके साथ एक लगेना लग जाता है, कहते लगेना लग गया, उसका साथ x हो गया और 7x हो जाएगा। अब देखो ये संख्याएं बन गई, पहली संख्या दूसरी, यहीं से अगर हम संख्या में क्या निकालते भैया एलसीएम, अरे कितना बड़ा हो जाता है यार 3x, और यहीं से जब हम संख्या निकालते हैं ओ एलसीएम, क्या निकालते हैं भैया एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ एलसीएम जो दोनों में है वो भी, अच्छा जो दोनों में है पहले उसे ले लो, और जो दोनों में ना है उसे ले लो। यानी ये देखो 7 3 21 और 21x क्या बन गया एलसीएम बन गया, और एलसीएम यहाँ दिया है, एलसीएम 630 दिया है, तो बराबर लिख सकते कि नहीं लिख सकते। 21 3 63 यानी x का मान क्या आ गया भैया 30, x का मान 30 आ गया। अच्छा पूछा क्या है एलसीएम और एचसीएफ का योग बता दो, और ये x है क्या, x एचसीएफ होता है ना कि x है, यहाँ पर एचसीएफ होता, क्यों एचसीएफ दोनों में होता है और एचसीएफ आ गया, और आपके पास 630 पहले से एलसीएम है और एचसीएफ 30 आ गया, तो 660 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सवाल का उत्तर 660, इस दिए गए प्रश्न का उत्तर है। अब देखिए अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो सवाल का स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए, एकदम घबराइए ना, एकदम घबरा के कोई काम होने वाला नहीं है ना। अरे घबरा के कौन काम हो पाया भैया। अच्छा कोई सोचने से कोई काम किसी का हुआ है नहीं, सोचने से बिल्कुल नहीं हुआ, करने से हुआ है, करेंगे तभी होगा, सोचने से बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। इसलिए भैया मेहनत से पढ़ लो आज, ताकि आपका कल बेटर हो सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है। कह रहा है कि यदि 5 की घात n-2, और ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसको आप समझें क्या होगा। देखिए 5 की घात n-2 को हम यहीं पर अलग कर ले रहे हैं। 5 की घात n गुणे में
5 की घात -2 है। देखो आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो सीधे मैं बटे में लिख देता, 1/25 लिख देता। और यहाँ पर गुणे में 3 की घात 2n और गुणे में 3 की घात -3। और इस 35 को 135 को आप लिख सकते हो, है ना। इसको तोड़ो, 5 के रूप में तोड़ोगे तो भैया 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यानी 27 गुणे में क्या हो गया 5। ठीक है ना, बात समझ गए ना। अब देखो 5 और यहाँ 3 है, तो ऐसे में यहाँ 5 की घात n और बटे में पंचम 25, यहाँ क्या बन जाएगा भैया बटे में 25, और गुणे में 3 की घात 2n और बटे में 3 की घात 3, मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, बहुत बड़ा हो जाता है भाई अंडू, ठीक है ना, बहुत बड़ा हो जाता है। एक काम कर लो, इसको ऐसे ही रहने दो, 5 की घात 2 रहने दो और 3 की घात क्या रहने दो 3, बराबर। यहाँ देखो 3 की घात 3 है और गुणे में क्या है 5, ये 5 को उधर ले चलो, तो गुणे में 5 की घात 2 और ये 3 उधर जाएगा, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 3। इतनी बात समझ गए ना। अब देखो 5 की घात n गुणे में 3 की घात 2n और बराबर, यहाँ जरा देखो 5 की घात कितना बन गया 3 और गुणे में 3 की घात कितना बन जाएगा 3 की घात 2 गुणे में 3 बन गया कि नहीं बन गया, 2 गुणे में 3, यानी 3 3 6, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3। अब देखो हमें केवल n का मान बताना भैया, यहाँ तुलना करके हम उत्तर दे दें, क्या मतलब लफड़े के चक्कर में पड़े, यहाँ तुलना करके उत्तर दे दें कि भैया 5 तो 5 है, 3 तो 3 है, यहाँ 2 गुना भी है, तो n बराबर n, यानी 3 बराबर 3, यानी n का मान क्या होने वाला है 3। सवाल का उत्तर हो जाएगा। हम तुलना करके उत्तर दे दें, हल करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, और हल करने के चक्कर में पड़ेंगे तो कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा सवाल बड़ा जबरदस्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 12 पर चलते हैं, और प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 1/9, 12/63, 3/7 और 1/9 को आरोही क्रम, बार बार पूछा जाता, आरोही क्रम अवरोही क्रम। देखो क्या भैया, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, और दो चीजें होती हैं यहाँ पर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब देखो छोटा है तो घटते क्रम में, छते पर से नीचे की ओर उतरना, और आरोही मतलब छते पर से जमीनी पर से छते की ऊपर यानी ऊपर की ओर जाना, यानी आरोही मतलब बढ़ते क्रम में यानी छोटे से बड़ी की ओर, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर, ऐसे आपको सरल करना है। तो चलिए देखते हैं हम सभी लोग। अब देखते हैं, इसमें पूछा गया अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो इसका एकमात्र उपाय है कि इन सभी संख्याओं में आपस में क्या देना सीखो, भाग देना सीखो। अब देखो इन दोनों सभी संख्याओं में आपस में भाग देना सीखना है, तो यहाँ क्या आने वाला है 3 चौके 12 और 3 21 में 63 है कि नहीं, और यहाँ सब आ गया। अब देखो 1/9 में भाग दोगे, तो जब 9 में 1 में भाग दोगे तो दशमलव आएगा, यहीं रखो आप, भाग देकर रखो, तो भैया दशमलव आएगा, और 9 से भाग दोगे 9 1 का 9, 1 10, यानी 1.1 आने वाला है। और 4 है तो 21 से भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे 40 हो जाएगा, तो 21 एकन 21 और 21 एकन 21 बचा 19, 21 19 कितना हो जाएगा 40, और दशमलव के नाते 0 लिख सकते हो। अब 2 9 18 यानी 9 बार जाएगा, बात समझ गए, 1.9 यानी 0.19। यहाँ देखो दशमलव लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, और 7 चौक 28 है ना। अब यहाँ भी 0.11 आने वाला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं 1.9, और क्या कहा था अवरोही क्रम में भिन्न से लिखा जा सकता है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में सबसे बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा कौन है 3/7, 3/7 इसमें है और इसमें है और किसी में ना है, समझ गए ना। और उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद आपको कहा है कि अवरोही मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा, यानी उससे छोटा यानी 12/63, 12/63 इसमें है और इसमें ना है, इसलिए हमारा सवाल का उत्तर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ देखो 1/19 दिया, यहाँ 1/21 दे दिया है, तो ये तो उसकी गलती है कि नहीं भाई। हम ऑप्शन के आधार पर सेट कर चुके, माना कि ये सवाल थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो ये आयोग जाने, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बात समझ गए ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बाकी वैसे ही सवाल लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि संख्या 450, 825, 675 के एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। भैया यहाँ एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो और उनका अंतर बताओ। तो ऐसे सवाल को आप क्या करोगे, अंतर कोई बात ना है। तो चलो 450, 825
और क्या है 675। जल्दी से इन्हें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालो। तो यहाँ देखो 5 से कटने वाली संख्या है 5 9 45 0, 5 1 5, 3 8, 3 मतलब 32, 5 36, 2 32, पंचम 25, 5 1 5 और 1 6, 5 3 15, 2 17, पंचम 25, है ना। बात समझ गए ना। फिर चलो हम भाग देते हैं किससे, इससे भाग देते भैया 5 से कट जाएगा, 5 से 5 18 में 90, 18 25 90, 5 3 15, 1 16, फिर 5 3 15, फिर 5 2 10, 5 7 35। फिर देखो 3 से काट लो, 3 से 3 6 18, 3 1 3 1 और 3 9 27। अब नहीं कटने वाली संख्या है, तो अब नहीं जब कटेगी संख्या तो यहां तक आपका क्या बनने वाला है, एलसीएम ओ एचसीएफ। इसके बाद जब आप देखोगे तो फिर काटो। चलो 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 11 3 त्रिका 9। अब इसके बाद कुछ नहीं कटने वाला, आपस में सबका आपस में गुणा एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम, मैं एलसीएम लिख रहा हूं। देखो 5 गुणे में 5 गुणे में 3 और गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 2, है ना, 2 और गुणे में 11, ये एलसीएम बन गया। और इनका एचसीएफ क्या था, एचसीएफ क्या था, ये ध्यान दो। एचसीएफ 5 गुणे में क्या है 3, है ना, करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं, पंचम 25, हाँ पंचम 25, 25 दूनी 50, कहाँ गया भैया 25 दूनी 50 और 50 तियाँ 150, 150 तियाँ 450, 450 तियाँ, है ना 1350, 1350 और गुणे में 11, 1350 गुणे में 11 करना पड़ेगा। तो 11 से 11 शून्य शून्य, 11 पचे 55 के 5, है ना, 11 पचे 55 के 5, 11 पचे 55 के 5। बात समझ गए ना। चलो हाँ 11 शून्य शून्य और 11 पचे 55 के 5 हासिल है 5, 11 तियाँ 33, 33 5 38 के 8 हासिल है 3, 11 1 11, 11 3 14। और यहाँ देखो पंचम 25 तियाँ 75 लाके यहाँ क्या कर दो, अंतर कर दो। 10 में से 5 गया 5 और 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचेगा 7, 4 और 1, 14 7 7 5, 14 7 7 5 किस में है, ये वाले ऑप्शन में। थोड़ा बड़ा सवाल दे दिया लेकिन आपको करना पड़ेगा, बात समझ रहे ना, करना पड़ेगा तभी सवाल का नंबर पाओगे, नहीं तो कैसे पाओगे भैया। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने से क्षेत्रफल यथावत रहेगा। यानी समझ लो कि अगर उसकी लंबाई 20% कम कर दे तो चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल बदलबा ही नहीं करेगा। तो भैया इसका एक ट्रिक याद रखो, देखो लंबाई में 20% की कमी करोगे, माना उसकी लंबाई 100 थी, उसकी कमी कितनी हो गई 20 की, तो कितनी हो गई 80। उसकी लंबाई माना 100 थी और कमी के बाद 80 हो गई, 20% कम करना यानी 20 कम करना 100 में। अब देखो यहां से यहां तक फिर से वापस लाना है तो कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा, बटे में 80 और गुणे में 100 सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ गए, इससे ज्यादा कुछ ना करना है। 20 चौके 80 और 4 25 में 100 यानी 25% उसकी चौड़ाई को बढ़ा देंगे, चौड़ाई को 25% बढ़ा देंगे तो उसका क्षेत्रफल वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर देखते हैं। कुछ इस प्रकार से सरल करने वाला सवाल आता है और जिसे हल करना होता है, और सरल करने वाला कुछ इस प्रकार से अगर दिया है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो इसका दशमलव गिन लो और दशमलव गिन कर बीन लो। देखो 3 अंक 4 अंक 4 3 7 अंक, नीचे 4 अंक 3 7 अंक, 7 अंक का दशमलव सारा काट लो, सारा दशमलव कट गया, लेकिन यहाँ 2 अंक दशमलव और रहेगा, इसे भी हटाने के लिए 2 जीरो से ऊपर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना भैया, ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए अब फिर देखते हैं। तो अब इसके बाद हमें सरल करना पड़ा, 25 एकन 25, 25 पंचे 125। चलो हम 9 से काट देते हैं, 9 9 81 और 9 एकन 9 और नहीं 9 एकन नहीं 9 8 72, ठीक है 9 8 72 और 9 एकन 9 यानी 81। फिर देखो 9 9 81 यानी 81 9 में भी ये कट सकता था, लेकिन हमें 9 का पहाड़ा याद था तो 9 से काट लिया। तो चलो अब फिर आ गया 17, अभी नीचे क्या बचा 17, तो 17 का पहाड़ा पढ़ो। तो 17 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 51 6 और 17 चौका 68 है कि नहीं, 17 चौका 68 आ गया। अब ऊपर बचा क्या 5 और क्या बचा 34 और क्या बचा 9 और क्या बचा डबल जीरो। अब देखो डबल जीरो किस में है,
सी वाले में है, तो डबल जीरो सी वाले में है। एक काम करते हैं, डबल जीरो तो है कि नहीं, काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या फिर देख लेते हैं, अभी ऐसे टिक नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि 5 चौक 20, एक जीरो और मिल रहा, यानी 3 जीरो वाला सवाल का उत्तर होने वाला है कि नहीं? ऐसा नहीं कि 2 जीरो, भैया यहाँ भी तो एक जीरो बन रहा है, 5 चौके 20 यानी 3 जीरो वाला सवाल का उत्तर। तो पूरा हम हल कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा समय बचा सकते हैं कभी कभी जब आपको अभ्यास हुआ रहेगा तब। देखो 5 चौके 20 के सुन, और 5 तिया 15 2 17, और गुणे में क्या आ गया भैया 9, गुणे में क्या आ गया 100, फिर 9 से 17 से गुणा करोगे तो 9 सते 63 के 3 हासिल आए 6, और 9 एक 9, 9 6 15 यानी 153, या 17 9 153 के साथ 3 जीरो लगाकर हम सवाल का उत्तर यानी ऑप्शन नंबर डी बना लेंगे। तो इस प्रकार से आपको मैंने 15 सवाल आज पूरे हल करवाए हैं और ट्रिक के साथ हल करवाए हैं। आशा करते हैं कि ये पूरा वीडियो आप देखोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे। जितना लाइक करोगे, जितना इसको प्रसार करोगे, इसी के आधार पर मैं और अच्छे सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ऐसा जैसा परीक्षा में सवाल आएगा वैसे सवाल आपको मैं इस चैनल के माध्यम से हल करवाता रहूंगा। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करिए। फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में, इसी सीरीज के साथ, इसी श्रृंखला के साथ, यानी यूपी टेट 2026 के प्रैक्टिस सेट के सेशन के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी से मित्रों, जय हिंद।